यूरोप में सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव आई, उससे क्यों हमने नहीं लिया, और उसे एक त्रासदी की तरह हम आज देख रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चरली किस तरीके से जूझ रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए वैक्सीन मुहैया नहीं है, वैक्सीन उन्हें लग नहीं सकती, इस तरीके से मेडिकली हमें उन्हें कवच नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो सेकेंड और थर्ड वेव के बीच में बच्चों का बचाव कैसे करें? क्योंकि हो सकता है जब केसेस कम हो तो वापस वो प्लेग्राउंड्स में चले जाएं, वापस हो सकता है अपनी सारी वो एक्टिविटीज शुरू कर दें जो वो सेकेंड वेव से पहले करते थे। ने आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि अभी तक बच्चे हेलो। जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, कैन यू हियर मी? जी जी जी। हेलो। डॉक्टर विवेक, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। ओके। यानी हाँ, सो आई वाज ट्राइंग टू से दैट कि बच्चे अभी तक इसलिए बचे हुए थे क्योंकि एक तो उन्होंने बहुत अच्छे से ही ये जो सोशल डिस्टेंसिंग कह लीजिए या फिर जो इनबाउंड रहने का वो था माँ बाप का उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, उनको उन्होंने फॉलो किया। बच्चे हार्डली बाहर जा रहे थे, दे वर नॉट इन्वॉल्विंग इन एनी सोशल गैदरिंग और समथिंग। और दूसरा, थोड़ा सा बायोलॉजी उनको फेवर कर रही थी कि जो एस रिसेप्टर्स सार्स कोवी को चाहिए स्टक करने के लिए, वो बच्चों में कहीं ना कहीं कम होता है, जिसकी वजह से बच्चों में सिवियरिटी कम देखने को मिल रही थी। पर जिस तरह से ये कोविड वायरस म्यूटेट कर रहा है, वी कैन नॉट रिलाई दैट कि आगे चल के भी बच्चे उसी तरह से सुरक्षित रहेंगे। So most appropriate thing that we have to do is we have to continue with the COVID appropriate behavior. That is must. हमें complacency को बीच में बिल्कुल नहीं आने देना है। हमें बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उनको घर के अंदर ही रखना है, प्लेग्राउंड्स में नहीं जाने देना है, अभी स्कूल कॉलेजेस में अभी नहीं जाने देना है। और जो वल्नरेबल ग्रुप है, पर्टिकुलरली 12 to 18 ज्यादा वल्नरेबल रहेगा क्योंकि इनकी एक्टिविटीज घर से बाहर ज्यादा रहती हैं। ये कॉलेजेस में, और क्योंकि क्लास 10-12 होती है तो ये बच्चे ज्यादा स्कूल की तरफ रुख करते हैं, तो इनकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को एक तो ये इंश्योर करना है कि जल्द से जल्द वैक्सीन 12 to 18 में इंश्योर करें कि वो लगाना शुरू करें, बिकॉज फाइजर को ऑलरेडी एफडीए अप्रूवल मिल चुका है 12+ के लिए। और जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है वो भी फेज 3 ट्रायल्स में है, तो अगर हम उसको स्पीड अप कर दें तो हम 12 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप को भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज दैट एक्चुअली रिमेन्स द ससेप्टेबल एज ग्रुप। एंड थर्ड इज यस, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अब सीखना होगा सेकेंड वेव से और उसको अपग्रेड करना होगा, ताकि गॉड फॉरबिड अगर हम थर्ड वेव को फेस करते हैं तो एटलीस्ट हमारी तैयारी पूरी हो और हम उसको ढंग से फेस कर सकें। बिल्कुल, ये तमाम तरीके यहाँ पर आप बताते हुए डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि, हमने देखा है कि कैसे जब फर्स्ट चरण शुरू हुआ वैक्सीनेशन का, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्केप्टिकल थे, जो वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से कई वाल्स वेस्ट हो गई। सेकेंड फेज में भी हमने ये देखा, जो अब दूसरी लहर के बाद जो चरण शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अब जब तीसरा चरण शुरू होगा, यानी कि जब इन सभी वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा और 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी, उसमें किस तरीके से हम बच सकते हैं कि ऐसी भीड़ ना पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर्स में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है बच्चों की हिंदुस्तान में। डॉक्टर रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर रवि से हम संपर्क करेंगे। डॉक्टर विवेक, ये सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। वैक्सीनेशन सेंटर हैज बिकम एक्चुअली a major reason of COVID spread, because कहीं ना कहीं हम जो हमें बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना चाहिए वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए, वहां पे कहीं ना कहीं वो सिस्टम प्लेस में नहीं है। बहुत सारी भीड़ एक साथ आ जाती है, अपॉइंटमेंट्स को फॉलो नहीं किया जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर ही अपने आप में कोविड स्प्रेड का रीजन ना बन जाए, तो पहले तो हमें ओपन एरिया में बनाना चाहिए। जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको थोड़ा स्प्रेड आउट करना चाहिए। और इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा और इनोवेटिव हो जाए तो हमें ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स हम बना सकते हैं, जिसमें एक पेशेंट जो है अपनी गाड़ी में आता है, हेल्थ केयर वर्कर उसके डिटेल्स को एंटर करता है, गाड़ी में ही वैक्सीन लगा के एंड ड्राइव थ्रू दे कैन गो, सो दैट जो एक्सपोजर है वैक्सीनेशन सेंटर पे वो बहुत कम हो जाए।
नहीं तो ओपन एरियाज में जहाँ पे स्प्रेड के चांसेस कम है वहां पे हमें इसको प्लेस करना होगा वैक्सीनेशन सेंटर्स को। तो ये सारे अगर हम प्रिकॉशंस लें तो ये चीज को डील किया जा सकता है। इनफैक्ट थोड़ा सा और इनोवेटिव हो तो हम हाउस वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर जैसे हमने पल्स पोलियो में किया है कि घर घर जाकर वैक्सीन पिलाते थे, तो उस तरह का अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने डेवलप कर सकें तो इस तरह से भी चीजों को लागू किया जा सकता है ताकि लोग एटलीस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके इन्फेक्ट नहीं हो जाए। डॉक्टर नीलम भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर नीलम, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी मैं कि नेचुरल तरीकों से कैसे बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करें, क्योंकि बच्चे कई बार अवर्जन होता है उन्हें किसी चीज से, कई बार वो रिएक्ट भी करते हैं कुछ खाने पीने की सामान से, कई बार उनकी बॉडी ठीक तरीके से एक्सटर्नल मेडिसिन नहीं ले पाती है। ऐसे में नेचुरल चीजें कौन सी दें अपने बच्चों को जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके? वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज आपका हथियार नंबर 1। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको डाइट पे जोर देना होगा। जब हम डाइट कहते हैं, that means fruit, vegetables, seeds, nuts, all this have to be included along with proteins. अब क्या होता है कि माँ कहती है कि बच्चा ये नहीं खाता है, तो आपको समझना चाहिए कि अगर बच्चा सब्जी के रूप में सब्जी नहीं खाता तो आप उसी सब्जी के कटलेट बना सकते हैं, खिचड़ी में डाल के दे सकते हैं, दाल में डाल के दे सकते हैं, ग्रेट करके रोटी में स्टफ करके दे सकते हैं, या उसका सूप बना के दाल के अंदर वो सूप का पानी डाल दें। जस्ट एन एग्जाम्पल। सेकेंड, आपको उनकी स्लीप का ध्यान रखना होगा। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, मैं मानती हूँ स्कूल के सिवा एटलीस्ट 2 आवर्स अबव 7-8 ईयर्स को देना चाहिए, लेस देन 2-3 ईयर्स को 0 आवर, बिकॉज उससे उनकी ब्रेन डेवलपमेंट खराब हो रही है, उनको रादर क्रिएटिव एक्टिविटी में रखना है। नंबर 3, पॉजिटिव टॉकिंग एंड कंप्लीट टाइम। जब पेरेंट्स टाइम देते हैं, कुछ करते हुए टाइम नहीं, कंप्लीट टाइम दें ताकि उनकी एंजाइटी, उनके क्वेश्चंस को बात करें, क्योंकि एंजाइटी से भी आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। अगर आप घबराए हुए हो, स्ट्रेस्ड हो, एंजाइटी हो, तो ये चीजों को बच्चों में अब ये बढ़ रहा है, आपको इसका ध्यान देना है। पेरेंट्स अपनी एंजाइटी बच्चों को दे देते, हैरान ये क्या होगा, सो डोंट डू दैट। तो स्लीप, डाइट, न्यूट्रिशन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज। जस्ट चलना नहीं, एक रूटीन सेट करिए बच्चों में जिसमें हर एक पार्ट के बॉडी के मूवमेंट्स, आपकी जॉगिंग, एक जगह पे खड़े रह के जॉगिंग मूवमेंट्स जो हम स्कूल में एक्सरसाइज कराते हैं, हर एक जॉइंट्स की मूवमेंट्स, इससे आपके एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और पॉजिटिव फैमिली टाइम में थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा सब कुछ होना चाहिए। लेकिन फैमिली को मैं ये बोलूंगी 40 मिनट्स टू 30 मिनट्स डेली न्यूज सुनना चाहिए। मुझे काफी हैरानी होती है, एजुकेटेड पीपल भी कोई टीवी कुछ नहीं देख के, कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो गलत है। 30 टू 40 मिनट्स अपडेट अपने आप को करें इस दौर के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 साल के बच्चों को प्लीज मास्क पहनाएं, बिकॉज मास्क उनका मेन हथियार है, वैक्सीन नहीं। बिना ट्रांसमिशन बिना मास्क के नहीं होगा। और मैं यही ज्ञान दूंगी कि N95 मास्क हमें प्रोडक्शन में बच्चों की साइज के लाना चाहिए, क्योंकि ये कपड़ों के मास्क की प्रोडक्शन सिर्फ 30-40% है, वो गलत है। हाँ, कोई सुन रहा है तो ये ध्यान दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन यहाँ पर आपने डॉक्टर नीलम दिया है कि N95 मास्क भी अगर बनाया जाए तो वो बच्चों के साइज का हो, क्योंकि तभी उससे सही प्रोटेक्शन मिल सकता है।